प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं लेसन धातु एवं अधातु। इसमें हमने पिछले वीडियो में धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा था। अब हम उससे आगे लेसन शुरू करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। आप जानते हैं हम धातुओं को खनिजों से प्राप्त करते हैं। तो खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे वो पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब सभी खनिजों से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें ऐसे खनिज चाहिए जिनमें धातु मात्रा में ज्यादा हो और प्राप्त करना आसान भी हो और सस्ता भी पड़े। तो उन्हें हम कहते हैं अयस्क। तो अयस्क क्या है? वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त करना आसान व सस्ता हो, अयस्क कहलाते हैं। धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है? अयस्कों से धातु प्राप्त करने को धातुओं का निष्कर्षण कहा जाता है। तो अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण अथवा धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण निम्न चरणों में होता है। सबसे पहले अयस्कों का संशोधन या चूर्णीकरण करते हैं। खान से निकले हुए अयस्कों के बड़े बड़े टुकड़ों को पीस कर चूर्ण बनाना संशोधन कहलाता है। यह क्रिया दलित्र में होती है, जिसे क्रसर कहते हैं। दलित्र दो पाटों के मध्य अयस्कों को दबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। दलित्र से प्राप्त अयस्क को स्टैंप मिल में लगा डालकर चूर्ण कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो अयस्कों को हम चूर्णीकृत करते हैं ताकि अयस्कों के ऊपर कार्य करना आसान हो जाए। उसके बाद अयस्कों का सांधन किया जाता है, जिसे समृद्धिकरण भी कहते हैं। खान से निकले हुए अयस्क में सामान्यतः अशुद्धियां होती है, जैसे कंकड़, मिट्टी, रेत, ये सब मिला होता अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को अधात्री या गैंग कहा जाता है। चूर्णीकृत अयस्क से गैंग को पृथक करना अयस्क का सांधन कहलाता है। तो अयस्क से गैंग को अलग करना अयस्क का सांधन कहलाता है। इसलिए बहुत से प्रक्रम अपनाए जाते हैं। कोई अयस्क से चुंबक का उपयोग करके, जैसे कि लोहे के अयस्क हैं, उनसे चुंबक का उपयोग करके उन्हें मिट्टी से अलग किया जा सकता है। कोई में पानी से अच्छी तरह धोकर भी मिट्टी और रेत, मिट्टी आदि गंदगी को निकाल दिया जाता है। तो इस तरह बहुत से प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं अयस्क के सांधन में। फिर जो अयस्क हमें मिल गया है, समृद्ध अयस्क हमें मिल गया है, उससे धातु का निष्कर्षण किया जाता है। इसके लिए हमारे पास 3 तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ धातुएं भूपर्पटी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। इसलिए जैसे कि उदाहरण के लिए गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसी प्रकार से पृथ्वी से निकाला जा सकता है। तो इनके लिए कोई अलग से निष्कर्षण का कोई अलग तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इन 2-3 धातुओं को छोड़ दें, बाकी सभी धातुएं ऑक्साइड या सल्फाइड या कार्बोनेट या अन्य यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं। इन्हें अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए 3 भागों में हम बांट सकते हैं। अगर हम क्रियाशीलता के हिसाब से बांटे तो धातुएं 3 प्रकार की रहेंगी: उच्च क्रियाशीलता वाली धातुएं, मध्यम क्रियाशीलता वाली धातुएं और निम्न क्रियाशीलता वाली धातुएं। इन तीनों को अलग अलग तरीके से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं के बारे में निम्न के बारे में। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम 3 वर्गों में बांट चुके हैं। एक निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। तो जैसा कि हमने कहा कि निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को निष्कर्षित कैसे करते हैं, इसका तरीका पहले देखेंगे। निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनभिक्रियाशील होती हैं। ये बहुत कम अभिक्रिया करती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु को प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए सिनाबार, जो कि मरकरी यानी कि पारे का एक अयस्क है, वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब इसको वायु में गर्म करते हैं, इसका भर्जन करते हैं वायु में, तो यह सल्फाइड से ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अब इसको गर्म करते हैं और उसको जब और अधिक गर्म करते हैं तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचेट हो जाता है। तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो आप यहां देखिए Hg यानी जो मरकरी का चिन्ह है, Hg मरकरी सल्फाइड को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो इसे मरकरी ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। जो मरकरी ऑक्साइड का हम और अधिक यदि गर्म करेंगे तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी।
ये बहुत ही आसान तरीका रहता है निम्न अभिक्रियाशील धातुओं के लिए निष्कर्षण का। तो हमने अभी यहाँ एक भर्जन शब्द के बारे में सुना। ये भर्जन और निस्तापन क्या है इसके बारे में जरा जान लेते हैं। सांद्रित अयस्क का धातु ऑक्साइडों में परिवर्तन निम्न में से किसी एक विधि से किया जाता है, या तो निष्तापन द्वारा या भर्जन द्वारा। तो निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। ध्यान दें, सीमित वायु में, यदि हम सीमित वायु में किसी अयस्क को गर्म कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं निस्तापन, भर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में वायु की पर्याप्त उपस्थिति होती है, लेकिन निस्तापन में सीमित वायु में किया जाता है। तो हमने पहले निम्न के बारे में पढ़ा। निम्न को तो हम सीधे तौर पर गर्म करते हैं, सिर्फ गर्म करने से ही वो ऑक्साइड, और ऑक्साइड के बाद वो धातु में बदल जाता है। लेकिन जो मध्यम में आती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। वो ऑक्सीजन के साथ जो उनकी बंधुता है वो अधिक होती है और वो आसानी से ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए उनके लिए एक अलग तरीका अपनाया जाता है। सक्रियता श्रेणी में मध्यम में स्थित धातु जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रायः प्रकृति में ये प्रायः सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है, इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को धातु के ऑक्साइड में बदल जाता है। सबसे पहले ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड के लिए फिर से वायु की भर्जन करते हैं, वायु की सीमित उपस्थिति में गर्म कर देते हैं, और जब गर्म करते हैं तो सल्फाइड आप देखिए जिंक सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड में बदल गया है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे भर्जन कहते हैं। फिर कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, अब देखिए हम वायु सीमित है, जब अधिक मात्रा में वायु देंगे तो इसे भर्जन कहते हैं, और यह निस्तापन हो गया। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो जब हम कार्बोनेट को अधिक करेंगे तो ऑक्साइड बन गया, लेकिन दोनों स्थितियों में अभी हमें ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, धातु हमें प्राप्त नहीं हुई है। मध्यम श्रेणी में तो हम ऑक्साइड को, अगर निम्न श्रेणी की धातुओं को, तो ऑक्साइड को अगर फिर से गर्म करें तो वह धातु से अलग हो जाता है, लेकिन ये मध्यम श्रेणी की धातुएं जो है इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती। इसके बाद कार्बन जैसे एक उपयुक्त अपचायक का उपयोग कर धातु ऑक्साइड को धातु प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जब जिंक को ऑक्साइड को कार्बन से अधिक गर्म किया जाता है, कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। इसका कारण क्या है? कार्बन की जो बंधुता है वो ऑक्सीजन के साथ ज्यादा है बजाय कि जिंक के। तो जब हम कार्बन के साथ जलाएंगे, कार्बन को धातु के साथ गर्म करेंगे इसको, तो क्या होगा कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगी, जबकि जिंक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी क्योंकि कार्बन ज्यादा क्रियाशील है और वो जिंक से ऑक्सीजन को छीन लेगी। तो इस स्थिति में जिंक धातु अलग प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से आयरन, लेड, कॉपर आदि धातुओं को भी प्राप्त किया जाता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे उपस्थित धातुएं जो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं, उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं आप इसके बारे में जरा देखते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे उपस्थित धातुएं अत्यंत अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनकी यौगिक में प्राप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी बंधुता जो ऑक्सीजन के साथ है वो कार्बन से भी अधिक है। उदाहरण के लिए कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के प्रति अधिक होती है, तो कार्बन के आने पर ऑक्सीजन को नहीं छोड़ेंगी। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो सक्रियता श्रेणी में सबसे उपस्थित धातुएं हैं, इनको हम विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनके गलित क्लोराइडों से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया। इसमें क्या करते हैं? इसमें धातु को कैथोड पर धातु निक्षेपित हो जाती है और एनोड पर क्लोरीन धातु मुक्त होती है। आप यहाँ देखिए, इसमें जल में सोडियम क्लोराइड घोल दिया गया है और सोडियम क्लोराइड घोलने के बाद जब हम इसको इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका विखंडन होने लगता है, अपघटित होने लगती है विद्युत अपघटनी द्वारा, इसका अपचयन होने लगता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर और सोडियम धातु जो है वो कैथोड पर निक्षेपित होने लगती है और क्लोरीन गैस जो है वो यहाँ क्लोरीन एनोड पर मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से विद्युत अपघटनी अपचयन किया जाता है उन धातुओं का जो अधिक क्रियाशील है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, जो बिल्कुल क्रियाशील नहीं, जो श्रेणी में सबसे नीचे वो मुक्त अवस्था मिल जाती है,
उसके बाद जो निम्न अभिक्रियाशील है उन्हें सिर्फ गर्म करके ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड को फिर और अधिक गर्म करते हैं तो वो धातुएं अलग हो जाती है, ऑक्सीजन से अलग हो जाती है। मध्यम श्रेणी वाली में पहले हम उसका भर्जन करते हैं या निस्तापन करते हैं और उससे उसको ऑक्साइड बनाते हैं, फिर ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और धातुएं अलग हो जाती हैं। लेकिन जो अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हैं, उनमें विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है, जो कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसके बाद हमें जो धातुएं प्राप्त हो गई हैं इनका परिष्करण किया जाता है। परिष्करण का मतलब है शुद्ध धातु प्राप्त करना। जो धातु हमें प्राप्त होती है निष्कर्षण द्वारा, उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। इन अशुद्धियों को हटाना परिष्करण कहलाता है। तो धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका आजकल जो है वो विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर और शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड पर बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए, कैथोड पर तो एक बहुत पतली सी पट्टी शुद्ध धातु की लगा देते हैं, जबकि एनोड पर एक मोटी पट्टी, एक मोटा टुकड़ा अशुद्ध धातु का लगाया जाता है। धातु का लवण विलयन का उपयोग अपघटक के रूप में करते हैं। धातु का ही लवण विलयन ले लेते हैं। अब विद्युत अपघटन से जब धारा प्रवाहित की जाती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटय में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटय से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, कॉपर के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण दिखाया गया है। इसमें एनोड पर कॉपर की एक अशुद्ध धातु की प्लेट लगाई गई है, जबकि कैथोड पर एक शुद्ध धातु की प्लेट लगाई गई है। इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन बनाया गया है। कॉपर सल्फेट का अब जैसे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो एनोड पर जो स्थित ये जो प्लेट है ये गलने लगती है और यह घुल जाती है विलयन में। इसमें वो अशुद्धियां जो घुलती नहीं है वो तो नीचे आप देख रहे हैं चित्र में, यहाँ अपांक के रूप में नीचे बैठ गई है। एनोड पंख बोलते हैं इसको। और शुद्ध धातु यहां जमा होने लगती है और जो विलेय अशुद्धियां हैं वो विलयन में घुल जाती हैं। तो इस प्रकार हमें कैथोड पर धातु की शुद्ध प्लेट प्राप्त हो जाती है। ये था विद्युत अपघटनीय परिष्करण। इसके बाद हम पढ़ेंगे संक्षारण के बारे में। आपने देखा होगा धातुओं की सतह खराब होने लगती है, उनका रंग बदलता है। ऐसा आपने बहुत बार देखा है। जब धातुओं का संपर्क वायु व नमी से होता है तो उसकी सतह पर अवांछनीय पदार्थ जैसे कि ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड आदि बन जाते हैं। इसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का मतलब है धातु का खराब होना, धातु का नष्ट होना, क्षरित होना। क्षरित का मतलब नष्ट होना होता है। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ जाना, कॉपर या पीतल की सतह पर हरे रंग के पदार्थ का बनना। तो अपने तांबे के बर्तनों को अक्सर हरे रंग का परत उनके ऊपर आते हुए देखी हो। उदाहरण हम ले सकते हैं, जब लोहे के बने सामान नमी वाले हवा में वर्तमान ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। इसे हम लोहे को जंग लगना कहते हैं। जब चांदी से बना सामान, सिक्के, जेवर आदि हवा में वर्तमान सल्फाइड से संपर्क लंबे समय तक रहता है तो उसके ऊपर एक काले रंग की परत जम जाती है। इस प्रक्रिया को चांदी का संक्षारण या चांदी का काला पड़ना भी कहते हैं। जब तांबे पर बने सामान या सिक्के, बर्तन आदि लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहे तो हवा के वर्तमान कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से प्रक्रिया करके तांबे के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है, जिसके कारण तांबे के वास्तविक रंग और चमक खराब हो जाता है और इस प्रक्रिया को तांबे का संक्षारण कहते हैं। आपने तांबे पर हरे रंग के धब्बे अक्सर देखे होंगे। तांबे से बचाएं कैसे? यहाँ विशेष रूप से हम लोहे की वस्तुओं की बात कर रहे हैं कि हम लोहे की वस्तुओं को तांबे से कैसे बचा सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को तांबे से बचाने के लिए पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन, जिंक की परत चढ़ाकर, क्रोमियम लेपन करके, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो इन्हें आप अगर पॉइंट्स में लिखें तो काफी अच्छा आसान प्रश्न आप बना सकते हैं। यशद लेपन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी कि जिंक की पतली परत
चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत नष्ट हो जाने पर यशद लेपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है। क्योंकि जिंक की अब अच्छी परत बन जाती है, यदि ऊपर से मोटी परत उतर जाती है तब भी बहुत पतली परत एक रह जाती है जो जंग लगने से रोकती है। तो आप समझ रहे हैं, अगर हम लोहे की वस्तु पर जिंक चढ़ा देंगे तो लोहे की वस्तु वायु और जल के संपर्क में नहीं आ पाएगी, इसलिए उसे जंग नहीं लगता। मिश्र धातु बनाकर भी हम वस्तुओं को जंग लगने से रोक सकते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। इसे तैयार करने से पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है। उसके पश्चात दूसरे तत्वों को एक निश्चित अनुपात में उसमें विलीन कर दिया, घोल दिया जाता है। इसे कमरे के ताप पर शीतलीकृत किया जाता है। तो पहले दोनों धातुओं को गलाकर एक दूसरे में मिला देते हैं और फिर उन्हें ठंडा कर देते हैं। लोहा सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली धातु है, लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है और गर्म करने पर सुगमता से खींचा जा सकता है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा कार्बन लगभग 0.05% मिला दिया जाए तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाता है और लोहे के साथ निकल और क्रोमियम मिलाने पर इसे स्टेनलेस स्टील इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है और उसे जंग नहीं लगता। अपने घर में स्टील के बर्तन देखे होंगे, ये स्टील के बर्तन स्टेनलेस स्टील के बर्तन हैं। स्टेनलेस जंग रहित स्टील के बर्तन हैं जिनमें निकल और क्रोमियम लोहे में मिला दिया जाता है जिससे ये जंग रहित बन जाता है। इसके साथ ही यदि कोई एक धातु पारा है तो उस मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। अमलगम क्या है? ऐसी मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा और एक अन्य धातु है, इसे कहते हैं अमलगम। तांबा एवं जस्ते के मिश्र धातु होती है पीतल। तांबा और टिन की मिश्र धातु कांसा। ये दोनों ही विद्युत के कुचालक हैं। तो आप देखिए कि जहां ये दो धातुएं अलग अलग विद्युत की चालक होती हैं, वही मिश्र धातुएं विद्युत की कम चालक या कुचालक होती हैं। लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिपथ बनाने में करते हैं। अब तांबे से तो हम तारे बनाते हैं, विद्युत की बिजली की तारे बनाते हैं, जबकि तांबे को जस्ते में मिला दो तो पीतल बन जाता है, तांबे को टिन में मिला दो तो कांसा बन जाता है। और उन दोनों ही धातुएं विद्युत की अच्छी चालक नहीं है। शीशा एवं टिन की मिश्र धातु सोल्डर है, इसका गलनांक बहुत कम है। तो मिश्र धातुओं का गलनांक भी बहुत कम होता है। शीशा और टिन की मिश्र धातु सोल्डर है जिसे टांका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गलनांक बहुत कम है और इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग करने के लिए, आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को ठीक करने वाले मैकेनिक हैं वो टांका लगाते हुए देखा होगा आपने, वो इसके लिए सोल्डर का उपयोग करते हैं। अब एक विशेष बात जो हमें जानना चाहिए और जो भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। आप कुतुब मीनार के पास आपने चित्र में देखिए, आपने ऐसे खंबे को खड़ा देखा होगा। लगभग 400 ईसा पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली के कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ बनाया। सबसे उन्होंने जंग से पिटवा लोहे को बचाने के लिए एक विधि विकसित की। स्तंभ होता है पृष्ठ पर मैग्नेटाइट ऑक्साइड की पतली परत बनने के कारण ऐसा है। इससे पहले स्तंभ में कई उपचार प्रक्रम किए गए हों। हो सकता है कि विभिन्न लवणों के मिश्रण से इसे रंग दिया गया हो, फिर इसे गर्म कर इसका शमन किया गया हो। यह लोहा स्तंभ 8 मीटर ऊंचा और इसका भार 6 टन यानी कि 6000 किलो है। आप देखिए एक खंभा लगभग 2500 वर्षों से खुले में खड़ा है और उसे जंग नहीं लगा और यह लोहे का बना है। और आश्चर्यजनक बात यह, हमारे वैज्ञानिक भी अभी तक पूरी तरह से ठीक ये पता नहीं लगा सके कि इस लोहे के खंभे पर ऐसा क्या उपचार किया गया जिस कारण इसे जंग नहीं लगता है। तो ये हमारे भारतीय धातु कर्मियों का चमत्कार है जो उन्होंने कर दिखाया। दुनिया में एकमात्र ये लोहे की ऐसी वस्तु है जिसे जंग नहीं लगा, जो कि 2500 वर्षों से खुले में खड़ी है। तो इसके साथ ही ये लेसन खत्म होता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको ठीक से जानकारी होती रहे।